हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अब पिछली वीडियो से हमने ये जाना कि अमेरिका ने नाजी वैज्ञानिकों की मदद से अपने ही लोगों पर यानी पूरे के पूरे न्यूयॉर्क शहर पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया था और किस तरह से 3 देश मिलकर यानी यूएस, यूके और कनाडा अपने ही देश के सैनिकों पर लगातार माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। फ्रैंक ओल्सन, अगर आपने इस वीडियो का पिछला भाग देखा है तो आप इस आदमी को जरूर जानते होंगे। अब फ्रैंक ओल्सन इंग्लैंड से वापस आने के बाद पोर्टन डाउन की लेबोरेटरी में जो कुछ भी देखते हैं उसे विलियम सार्जेंट से साझा करते हैं और डॉक्टर सार्जेंट से कहते हैं कि मैंने पोर्टन डाउन में जो कुछ भी देखा वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या आप इन चीजों को लेकर मेरी मदद करेंगे। अब क्योंकि विलियम सार्जेंट खुद भी सीआईए के लिए काम करते थे तो उन्हें ऐसा लगा कि क्या फ्रैंक ओल्सन के हाथों में सीआईए से जुड़े हुए राज सुरक्षित रह सकते हैं, क्या फ्रैंक ओल्सन पर आगे भरोसा किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रैंक ओल्सन पेपर क्लिप वैज्ञानिकों के द्वारा इकट्ठा की गई रिसर्च को दुनिया के सामने ले आए। अब इसी समय के दौरान यानी 1953 की गर्मियों में कोरिया में छिड़ा हुआ युद्ध लगभग खत्म होने की कगार पे था, लेकिन तभी अमेरिका को एक खबर मिलती है कि नॉर्थ कोरिया में उनके जो पायलट पकड़े गए थे उन्होंने टीवी पर आकर ये बात स्वीकार कर ली है कि अमेरिकी सरकार ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया था। यानी कोरियन युद्ध के समय अमेरिका ने कोरिया के ऊपर जम के बायोलॉजिकल वेपन चलाए थे। अब क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन किसी भी तरीके के युद्ध में पूरी तरह से प्रतिबंधित थे तो ये चीज अमेरिका के लिए हजम कर पाना बहुत बड़ी बात थी और विश्व जगत के सामने अमेरिका की बिगड़ी हुई छवि को और भी बिगाड़ सकती थी। इन सारे आरोपों को अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में रिजेक्ट कर दिया और मार्केट में एक अफवाह उड़ा दी कि कोरियन वैज्ञानिकों ने पकड़े गए अमेरिकी एयरफोर्स पायलटों के दिमाग के साथ छेड़खानी करके ये बयान जबरदस्ती दिलवाया है। अब देखो, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका ने कोरिया पर बायोलॉजिकल वेपन का प्रयोग जरूर किया होगा, लेकिन अमेरिका को ये उम्मीद नहीं होगी कि उसके पायलट पकड़े जाएंगे और टॉर्चर करने पर अमेरिकी पायलटों ने अपनी सरकार की गलती मान भी ली होगी। लेकिन क्योंकि एक देश की सरकार इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकती तो अमेरिका ने इन आरोपों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और लोगों के दिमाग में एक नया बीज बो दिया कि मनुष्यों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है और उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे कुछ भी कराया जा सकता है, यहाँ तक कि गलत काम को करने के बाद उनकी याददाश्त को भी मिटाया जा सकता है। अब मैं आपको वो ओरिजिनल वीडियो क्लिप सुनवाऊंगा जिसमें वो बयान दर्ज है जो अमेरिकी पायलटों ने कोरिया की धरती से मीडिया के सामने दिया था। The germ bombs were loaded 15 minutes before our mission, while ordinarily our aircraft were loaded 2 hours or more before a mission. और अब सुनिए अमेरिका के द्वारा यूनाइटेड नेशन में दिया गया बयान। United States has not and is not using germ warfare of any kind in Korea. अब क्योंकि अमेरिका ने अपने द्वारा कंट्रोल किए जा रहे न्यूज नेटवर्क के जरिए पूरे देश में ये खबर फैला दी कि कोरिया में उनके एयरफोर्स पायलट्स का ब्रेन वॉश करके ये बयान दिलवाए गए हैं, तो इस बात को सही साबित करने के लिए सीआईए ने चुपके से अपने द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स की गति को पहले से बहुत तेज कर दिया होगा। और ये जो बात मैंने अब आपको बताई है, ऐसा मेरा अंदाजा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ और ये भी हो सकता है कि मैं सही हूँ। बाकी इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं आगे। अब सीआईए के हाथ एक ऐसी दवा लग गई थी जिससे वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये दवा इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन इस दवा की टेस्टिंग के लिए सीआईए को ऐसे कैंडिडेट चाहिए थे जो अगर समाज से गायब भी हो जाएं तो किसी को भी उनकी कानो कान खबर ना हो, यानी उनके रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ताकि किसी का भी सीआईए के द्वारा किए जा रहे कामों पर ध्यान ना जाए। अब इसके लिए सीआईए ने सड़क पर रह रहे लोगों को, जेल में बंद कैदियों को और मानसिक रूप से बीमार अस्पताल में बंद ऐसे पेशेंट्स को अपनी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया जिनकी परवाह किसी को नहीं थी। सीआईए ने देश में मौजूद अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ एक करार किया जिसके अंदर मेंटल हॉस्पिटल्स और नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर जो लोग मौजूद थे उन पर बिना किसी को पता लगे ताबड़तोड़ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। लेकिन अमेरिकन आर्मी एक कदम और आगे निकल गई। आर्मी की बायोलॉजिकल यूनिट ने पूरी की पूरी बटालियन पर नए नए तरह की दवाइयों के प्रयोग करने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या पैदा हो जाती है। फ्रैंक ओल्सन जो सीआईए के लिए काम कर रहा था, अब वो सीआईए से जुड़े हुए इन गलत कामों को देखकर और चुप नहीं बैठ सकता था। फ्रैंक ओल्सन अपने सीनियर से कहता है कि मैं ये काम और नहीं कर सकता। अब विलियम सार्जेंट, जिससे फ्रैंक ओल्सन ये सारी बातें साझा कर रहे थे, वो ये जानकारी MI6 को ट्रांसफर कर देते हैं। MI6 ये यूनाइटेड किंगडम
की सीक्रेट एजेंसी है, जैसे अमेरिका की CIA और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके बाद MI6 CIA से संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि फ्रैंक ओल्सन के हाथों में उनके द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। यानी अब CIA को इस खबर को बाहर आने से रोकने के लिए कोई ना कोई कवर अप तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का मतलब है भांडा फूटना और कवर अप का मतलब है ऐसा जुगाड़ तैयार करना जिससे सारा काम भी हो जाए और भांडा फूटने का डर भी खत्म हो जाए। अब यहाँ पर फ्रैंक ओल्सन अपने सीनियर को अपना इस्तीफा सौंपता है, लेकिन इस्तीफा एक्सेप्ट करने के बजाय फ्रैंक ओल्सन को एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया जाता है और फ्रैंक ओल्सन से कहा जाता है कि तुम काफी थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम एक दिमाग के डॉक्टर से जाके मिलो ताकि तुम्हारे जीवन में थोड़ी शांति आए। अब इन छुट्टियों के दौरान फ्रैंक ओल्सन जिस बिल्डिंग में जाके रुका था उसी बिल्डिंग के 13वें माले से एक दिन सुबह के 5 बजे खिड़की से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले पार्ट में बता ही चुका हूँ। अब क्योंकि फ्रैंक ओल्सन रास्ते से हट गया था तो माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिए जाते हैं। अब इन एक्सपेरिमेंट के सिर्फ 2 ही मकसद थे। पहला कि किस तरह से किसी इंसान के अंदर एमनीशिया को इंट्रोड्यूस किया जाए, यानी कोई काम करने के बाद उसे भूलने की बीमारी, और दूसरा ये कि नया बिहेवियर किसी इंसान के अंदर कैसे डाला जाए, यानी एक ऐसी आदत जिसकी प्रैक्टिस उस इंसान ने कभी की ही ना हो। इस चीज को अचीव करने के लिए नाजी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर CIA ने मजबूर और बेसहारा लोगों को पकड़कर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी देना शुरू कर दिया और इसके बाद उनके सर पर एक ऐसा हेलमेट बांधा जाता था जिसके अंदर लगातार रिकॉर्डेड मैसेज चलाए जाते थे और इस हेलमेट को वो पेशेंट अपने सर से उतार भी नहीं सकते थे। और ये सब इस उम्मीद में किया जा रहा था कि इस तरीके से किसी के अंदर नया बिहेवियर डाला जा सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट दिनों से बढ़कर हफ्ते और हफ्तों से बढ़कर महीनों में लगातार बदलते जा रहे थे, जिसमें काफी हद तक कामयाबी मिल गई थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों के दिमाग से उस जानकारी को कैसे मिटाया जाए जिसे उनके दिमाग में जबरदस्ती डाला गया था। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसी दवा की खोज करी जिसकी मदद से अगर किसी इंसान को लगातार 30-40 दिन के लिए सुला दिया जाए, मतलब दवाई देकर सुला दिया जाए, तो ये नई दवा इंट्रोड्यूस करने पर उसके दिमाग से पुरानी याददाश्त को मिटाया जा सकता था। अब इस तरह के प्रोग्राम लोगों को मैंचूरियन कैंडिडेट कहा जाता था। ये लोग वो थे जो किसी काम को करने के बाद उस काम से जुड़ी हुई हर एक बात को भूल जाते थे। अब 1972 में अमेरिकी सरकार द्वारा प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा को टर्मिनेट कर दिया जाता है और इसको टर्मिनेट करने के पीछे का कारण जो बताया गया है वो ये कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज धीरे धीरे लोगों के बीच में पहुंच रहे थे, तो इतनी बड़ी घटना को छुपा के रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब एक कमाल की बात सुनो। एक दिन अमेरिकी अखबार में एक खबर छपती है कि किस तरीके से CIA ने अपने ही डिपार्टमेंट के एक एजेंट को ऐसी दवाई दी जिसे लेकर वो एजेंट अपने आप खिड़की से कूद गया। और ये खबर ओल्सन परिवार ने भी पढ़ी थी, तो उन्होंने इसकी तह तक जाने के लिए 22 साल बाद फ्रैंक ओल्सन की कब्र को खुदवा लिया। और उनकी कब्र खुदवाने के बाद जो कंकाल उनके हाथ लगता है उसमें फ्रैंक ओल्सन का चेहरा और गर्दन बिल्कुल सही सलामत थे, जबकि CIA ने ये कहकर कि फ्रैंक ओल्सन का चेहरा और गर्दन पूरी तरह से छितर-बितर हो गया है, ओल्सन परिवार को फ्रैंक ओल्सन की डेड बॉडी दिखाने से मना कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ जब फ्रैंक ओल्सन खिड़की से कूदा तो जमीन पर सबसे पहले सर की जगह पैर लगे थे। अब ये चीज ओल्सन परिवार को पूरी तरह से यकीन दिला देती है कि फ्रैंक ओल्सन खिड़की से कूदे नहीं थे, बल्कि उन्हें कूदने के लिए मजबूर किया गया था। अब ओल्सन परिवार मीडिया के सामने आकर CIA पर केस ठोक देते हैं और एक हफ्ते के अंदर ही ओल्सन परिवार को व्हाइट हाउस में बुलाकर एक ऑफिशियल माफीनामा दिया जाता है और इसके साथ साथ ओल्सन परिवार को $750,000 का कंपनसेशन भी दिया जाता है। अब मैं आपको CIA से डॉक्टर रॉबर्ट लैशब्रुक का वो कन्फेशन सुनाने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने अपने देश के कानून के सामने ये स्वीकार किया कि कैसे CIA ने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। जरा ये सुनिए। First claims or thoughts that maybe great things could be done with hypnosis. One small project in which we had a hypnotist do some experiments primarily to see what the limitations of hypnosis might be. Can you make a person do something under hypnosis that he would not ordinarily do?
CIA के अधिकारियों के कन्फेशन से जो बात सामने निकल कर आई थी वो ये कि लगभग पूरे देश में 80 से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशन तैयार किए गए थे जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जो कि बहुत हैरानी की बात थी क्योंकि CIA और मिलिट्री के इस व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए मानव जीवन की कोई भी कीमत नहीं थी। इसके बाद वहाँ के कानून के हिसाब से अलग अलग दोषियों को सजाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन सबको नहीं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो सारे इस तरह के कोर्ट ट्रायल से बच जाते हैं और वो लोग फंसते हैं जो सिर्फ अपने ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। और इस तरीके से पूरी दुनिया में सबसे बड़े माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट का अंत होता है। अब एक जानकारी जो मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया वो ये कि MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई एक विंग ऐसी भी थी जो अपने ही डिपार्टमेंट के सोल्जर्स के ब्रेन को इस तरह से प्रोग्राम कर रही थी कि वो सोल्जर्स दूसरे की जान लेने के साथ साथ किसी खास इशारे को दिखाने पर अपनी खुद की भी जान ले सकते थे और किसी भी काम को करने के बाद उनके दिमाग में उस काम से जुड़ी हुई कोई भी याददाश्त अपने आप ही मिट जाती थी। हो सकता है कुछ लोगों को ये जानकारी किसी मूवी से मिलती जुलती लग रही हो, जैसे मार्वल मूवीज का एक कैरेक्टर विंटर सोल्जर, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मूवीज में जो भी प्लॉट यूज किया जाता है या तो वो पूरी तरह से फिक्शन होता है या फिर रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड होता है। और ये एक्सपेरिमेंट्स जिस जमाने में किए गए थे उस टाइम पे मार्वल मूवीज का नामो निशान तक नहीं था। बाकी इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो गूगल करके उन्हें पढ़ सकते हो या फिर प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा से जुड़ी हुई किताब भी पढ़ सकते हो। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।